पहले आपको एक टर्म है नेटवर्क, इसके बारे में मालूमात होना चाहिए। तो नेटवर्क होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में इस तरह से जुड़े हों कि वह आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, फाइल को शेयर कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। अब मान लीजिए आपका एक मोबाइल है, एक मोबाइल ये है, आपने इनको आपस में ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हैं कि ये आपस में फाइल को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क है उसको स्थापित करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मीडियम और चौथा है प्रोटोकॉल। मान लीजिए एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। इस पीसी के पास कोई फाइल है और ये फाइल इसको सेंड करना चाहता है, तो इस केस में एक आपका हो गया सेंडर जो फाइल को सेंड कर रहा है, एक हो गया आपका रिसीवर जो उस फाइल को रिसीव करेगा। देन इसके बाद जो फाइल यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो वो किसके माध्यम से जाएगी, वायरलेस या फिर वायर के थ्रू। तो आपका एक मीडियम भी चाहिए, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया और मीडियम हो गया कि किस मीडियम से जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके बेसिस पर जो फाइल्स होती हैं, कम्युनिकेशन होता है वो होता है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो ये आपका होता है नेटवर्क। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्कों का को केबल, सैटेलाइट, राउटर या फिर गेटवे के माध्यम से जोड़ा गया है। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका इंटरनेट है ये छोटे बड़े सभी नेटवर्कों का नेटवर्क, चाहे आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, पब्लिक नेटवर्क हो, बिजनेस का नेटवर्क हो या फिर किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क हो, उनको आपस में केबल या फिर सैटेलाइट, राउटर, गेटवे के माध्यम से जोड़ा गया है। इंटरनेट नेटवर्क एंड डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सीट, जिसको हम बोलते हैं TCP/IP, तो जो TCP/IP है इसका यूज़ करता है। अब TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो इंटरनेट है ये पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो इंटरनेट है वो किस पर आधारित है, तो आपका आंसर आएगा पैकेट स्विचिंग पर, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद जो इंटरनेट है इसको हम लोग इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं। ये भी आपके MCQs के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है आपका WWW। तो जो WWW है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग शॉर्ट में W3 या फिर वेब भी कहते हैं। WWW को 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। WWW एक इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ध्यान दीजिए, आपसे कभी भी पूछता है कि जो WWW है और इंटरनेट है क्या ये दोनों सेम है, तो आपको टिक करना है नहीं। क्यों? क्योंकि जो WWW है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किस पर? इंटरनेट पर, जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट के द्वारा इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स व रिसोर्सेज को URL के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जो इंटरनेट है उसमें आपके कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्ट थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनेट है वो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो WWW है ये कोई हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। और इन रिसोर्सेज को इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। वेब पर उपलब्ध किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र इंटरनेट का प्रयोग करता है। इंटरनेट व WWW एक समान नहीं है, क्योंकि इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्कों का ग्लोबल सिस्टम है, वहीं WWW हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स व अदर रिसोर्सेज का कलेक्शन है। इसमें क्या है? ये आपका कंप्यूटर का कलेक्शन है और ये आपका वेब डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज का कलेक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है WWW। अगला आपको यहाँ पर एक टर्म दिखा था URL। अब ये URL क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो भी कंटेंट, चाहे वो आपका वेब पेज हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, जो भी कंटेंट वेब पर उपलब्ध है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको हम बोलते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL को हम लोग कभी कभी रिसोर्स एड्रेस भी कहते हैं। और URL में कहीं भी स्पेस नहीं होता है और ये केस सेंसिटिव होता है। URL को 1994 में टिम बर्नर्स ली ने डिफाइन किया था।
URL के कारण ही वेब रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। URL के कई भाग होते हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है https://www.subdss.com/2020/10/m2r4.html। तो यहाँ पर आपके कई सारे पार्ट हैं, जिनमें से पहला पार्ट है जो आपका है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, जहाँ पे लिखा गया है HTTP। तो जो आपका HTTP है ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है जो कि URL में हिस्सा लेता है। देन इसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। तो जो आपका है ना subdss.com, ये क्या है, ये डोमेन नेम है। कहने का मीन्स ये है कि जो रिसोर्स है इस वेब सर्वर के जो एड्रेस है वहाँ से उसको एक्सेस किया जा रहा है। तो पहला आपका हो गया प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, फिर आपका हो गया डोमेन नेम। देन इसके बाद आपका आता है फाइल का पाथ, यहाँ पर लिखा ना 2020/10, तो ये क्या है, ये फाइल का पाथ है। देन इसके बाद जो एक्चुअल में फाइल है वो आपकी है m2r4.html। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हो गए, एक आपका हो गया प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, मेन जो हम देखें अगर यहाँ पर मेन, तो ये आपका हो गया प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, डोमेन नेम हो गया, TLD हो गया .com .in .edu .org, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। देन इसके बाद आपका आता है फाइल का पाथ, देन इसके बाद आपका आता है फाइल का नाम। तो ये आपका होता है URL। गाइज मैं आपको यहाँ पर जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इन सभी टर्म्स को बिल्कुल डीपली में पढ़ाया हुआ है चैप्टर वाइज वीडियोज़ में। अगला टॉपिक आपका आता है ISP। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यानी कि एक ऐसी टेलीफोन की कंपनी जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देता है, उसको हम बोलते हैं ISP। जैसे कि आपका जियो हो गया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, ये क्या हैं, ये आपके सभी के सभी ISP हैं क्योंकि ये हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देते हैं। जबकि जो इंटरनेट की सेवा है सबसे पहले VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका टॉपिक आता है मॉडेम। तो जो मॉडेम है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मॉडेम का। ये आपका PC है और ये आपके घर पे एक लाइन आई हुई है जो कि किसकी है, टेलीफोन लाइन की। आपने सुना होगा, नहीं आते थे पहले डॉट वाले फ़ोन जिसमें आपका वायर आता था घर पे, ठीक है, तो ये आपका टेलीफोन लाइन है। अब मान लीजिए आपको इस कंप्यूटर में नेट को एक्सेस करना है, तो उस केस में आप यहाँ पर एक यूज़ करेंगे डिवाइस जिसको बोलते हैं मॉडेम। ये क्या है, ये मॉडेम है। तो क्या करेंगे, आप इस टेलीफोन लाइन को इसमें कनेक्ट करेंगे। देन इसके बाद मॉडेम से एक लाइन आएगी जो कि आपके कंप्यूटर का जो होता है ना लाइन पोर्ट, वहाँ पे आप इसको इंसर्ट करेंगे। तो इस केस में आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो समझता है डिजिटल भाषा, ठीक, और जो आपके वायर्स होते हैं इसमें दौड़ते हैं एनालॉग सिग्नल। तो उस केस में डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आपस में, यानी कि एनालॉग सिग्नल ये आ रहे हैं तो इसमें जो कंप्यूटर है वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो इस केस में जो मॉडेम है वो क्या करेगा, वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर देगा और डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देगा ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो सके, जो बंदा है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके। तो ये आपका होता है मॉडेम और आपको मॉडेम का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। देन आपका अगला टॉपिक है HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। आप लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने वेब पेज ओपन होते हैं। तो जो वेब पेज होते हैं वो आपकी HTML लैंग्वेज की हेल्प से ही लिखे जाते हैं। हालांकि और भी लैंग्वेजेस होती हैं, PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मेन है वो आपकी है HTML, ठीक है। तो ये आपका होता है HTML। देन इसके बाद आपका आता है HTTP। तो जो HTTP है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो HTTP है ये ऐसे मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP का मेन काम ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन वेब पर है, ठीक है, जो भी हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसको ट्रांसफ़र करे। इसके नाम से मालूम पड़ रहा है हाइपर टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करने का काम HTTP करता है। और ये TCP का पोर्ट 80 यूज़ करता है। जब भी आप लोग किसी URL को देखते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस तो आप देखते हैं उसके आगे लिखा रहता है HTTP। तो HTTP मतलब ये है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन सर्व हो रही है, आपको दिखाई दे रही है, वो कैसी है, वो हाइपर टेक्स्ट है। तो ये आपका होता है HTTP। अगला टॉपिक है आपका वेबसाइट। तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो एक ही डोमेन नेम को रिफ़र करता है।
अगर आपने कोई किसी का फॉर्म फिल किया होगा या आपने किसी साइट पर विजिट किया होगा तो आप देखते हैं यहाँ पर कई सारे पेज रहते हैं। होम पेज M1 का अलग है, M2 का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है। तो यहाँ पर कई सारे पेज होते हैं, एडमिट कार्ड का अलग है, फॉर्म फिल करने का अलग है, ठीक है। तो जो पेज होते हैं वो सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेबसाइट, और वो एक ही डोमेन को रिफर करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी होती है वेबसाइट। देन आपका आता है वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे HTML व अन्य वेब लैंग्वेज, जैसे आपके पास CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई एंड आपकी PHP हो गई, इनकी हेल्प से लिखा जाता है क्या? वेब पेज। और वेब पेज में आपका कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो आपकी इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई टेक्स्ट फॉर्म में हो, और वेब पेज में आपके हाइपर लिंक भी होते हैं। तो ये आपका होता है वेब पेज। देन आपका अगला टॉपिक है एंड दैट इज़ होम पेज। तो जो होम पेज है वो किसी भी वेबसाइट का वह पेज होता है जब डोमेन नेम को टाइप करने पर उस वेबसाइट का पहला पेज दिखाई देता है। अब मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट का डोमेन टाइप किया, तो उस केस में जो पहला पेज ओपन होगा उसको हम बोलते हैं होम पेज, और इसे हम लोग इंडेक्स पेज या फिर मेन पेज भी कहते हैं। एक टर्म है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी सर्वर कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी को अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। और जब आप किसी लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को किसी सर्वर पर या कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, उसकी कॉपी सेव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब या लोकल सर्वर पर उपलब्ध सामग्री, चाहे वो आपका कोई आर्टिकल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो या फिर कोई अन्य मीडिया हो, उसको देखने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। और बिना ब्राउज़र के आप लोग इंटरनेट से जो वेब पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो फाइल्स हैं, कंटेंट है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कम शब्दों में कहें तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब के कंटेंट को ब्राउज़ करने में करते हैं। और आपको यहाँ पे एक टर्म याद रखने वाला है, वो ये कि जो पहला ब्राउज़र है उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बाद में रख दिया गया था नेक्सस। जबकि जो पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था वो आपका था लिनक्स, एंड जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्राफिकल ब्राउज़र था वो आपका था मोज़ेक। तो आपको इन तीनों नाम को ही अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, इपिक, ये क्या हैं? ये आपके सभी के सभी वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। देन आपका आता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है? तो ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है व रिस्पॉन्स करता है। वेब सर्वर का प्राथमिक कार्य वेब पेजेस व अन्य रिसोर्स को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और वेब पेजेस को वेब ब्राउज़र को डिलीवर करना है। जो आपके सर्वर हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक आपका होता है वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर। तो ये क्या है? ये आपके सर्वर के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका होता है सर्वर। देन आपका अगला टॉपिक है एंड दैट इज़ सर्च इंजन। तो जो सर्च इंजन है ये एक प्रोग्राम होता है या फिर प्रोग्राम का सेट होता है जो इंटरनेट की सहायता से वेब पर उपलब्ध जानकारी में से यूज़र द्वारा लिखी गई क्वेरी को सर्च करके हमें परिणाम देता है। अब आप जानते हैं कि जो आपका वेब है उसमें मिलियन बिलियन में इंफॉर्मेशन है, मिलियन बिलियन पेजेस हैं। तो उस पेज में मान लीजिए आपको सर्च करना है O लेवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस केस में अगर आप लोग हर एक वेब पेज पर जाकर विजिट करेंगे तो उस केस में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और जो आपकी क्वेरी है आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस केस में जो मिलियन बिलियन वेब पेजेस हैं उनमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्च करने का काम कौन करता है? सर्च इंजन। तो करना क्या है? जैसे आपका गूगल हो गया तो आप लोग टाइप करते हैं google.com, तो उस केस में आपके सामने एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है जहाँ पर जो आपकी क्वेरी है, जो आपको कंटेंट चाहिए, आप वहाँ पर टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद आप देखते हैं, सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। तो उस केस में जो आपने क्वेरी टाइप की थी और आपने एंटर किया और आपके सामने जो पहला पेज दिखाई देता है जो आपका रिजल्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और जो क्वेरी आपने टाइप की थी, मान लीजिए आपने कहा O लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस केस में जो O लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी, या हम बोल सकते हैं कीवर्ड, या हम बोल सकते हैं फ्रेज, या हम बोल सकते हैं सर्च टर्म। जो सर्च इंजन है वो आपके कई टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है क्रॉलर बेस्ड,
एक आपका होता है वेब डायरेक्टरीज सर्च इंजन, एक होता है हाइब्रिड सर्च इंजन, एक आपका होता है मेटा सर्च इंजन। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो आपको टिक करना है आर्ची, जबकि गूगल, बिंग, याहू, आस्क, अल्टा विस्टा ये क्या हैं, ये सभी के सभी सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। देन आपका अगला टॉपिक है एंड दैट इज़ डीएनएस। डीएनएस अभी यहीं कहीं होगा, डीएनएस कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो जो डीएनएस है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट पर होस्ट की पहचान आईपी एड्रेस से होती है। आप जानते हैं कि जो भी डिवाइसेस, जो भी कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होते हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है। तो उस केस में जो आईपी एड्रेस है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। तो जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पर, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया होगा ओ लेवल के लिए, तो आप गए होंगे student.nilit.gov.in। तो जो ये वेबसाइट है ये क्या है, ये वेबसाइट का डोमेन नेम है, लेकिन जो उसका आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस को याद रखना पॉसिबल नहीं। अब मान लीजिए जो नीट की वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस है मान लीजिए 15.14.00, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है। तो इस केस में अगर आपसे वो कहेंगे भैया अगर आपको ओ लेवल का फॉर्म फिल करना है तो आप लोग इसको टाइप करिए 15.14.0.0 और आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस केस में जो ये एड्रेस है, जो ये आईपी एड्रेस है, इसको याद रखना मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए बनाया गया डोमेन नेम सर्वर। तो जो आपका डोमेन नेम सर्वर है क्या करता है, बेसिकली जो आईपी एड्रेस है उसकी एक इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने बना दिया है student.nilit.gov.in। तो इस केस में डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, उसने क्या कर रखा है, इस स्ट्रिंग को जो ये डोमेन नेम है इसने इसको इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दिया है। जब भी कोई बंदा इस यूआरएल को टाइप करेगा, इस डोमेन को टाइप करेगा student.nilit.gov.in, तो इस केस में बैकएंड में इस आईपी एड्रेस के थ्रू उस वेबसाइट तक पहुंचा जाएगा। तो जो आपका डीएनएस है इसका मेन काम क्या है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करना और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, डोमेन नेम सर्वर, और इस सिस्टम को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो जो आपका डीएनएस है, ये जो डोमेन नेम है वो आपका स्टैटिक होता है और ये यूडीपी पोर्ट 53 यूज़ करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जो डीएनएस है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका टॉपिक आता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस तो जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट पर होस्ट की पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम बोलते हैं ISP वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब इंटरनेट की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस पर डेटा को सेंड करते हैं तो यह आईपी एड्रेस के कारण ही संभव होता है। जो आईपी एड्रेस है वो ऐसे मॉडल की नेटवर्क लेयर और TCP/IP की इंटरनेट लेयर पे काम करता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, एक आपका है IPv4,